आज हम पर्सनल फाइनेंस पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिसे ज्यादातर लोग या तो बहुत उबाऊ समझते हैं या फिर इतना मुश्किल कि शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच की वजह से कई लोग अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका ही गवा देते हैं। तो आज हमारे पास स्कॉट पेप की किताब द बेयरफुट इन्वेस्टर के कुछ मुख्य अंश हैं और हमारा मिशन सिर्फ इन विचारों को समझना नहीं है, बल्कि ये पड़ताल करना है कि क्या पैसों को संभालने का मामला वाकई इतना आसान हो सकता है जितना ये किताब दावा करती है। हाँ, क्या कुछ सरल जीवन से जुड़े नियम सच में उस जटिलता को हरा सकते हैं जिससे हम सब डरते हैं। क्योंकि सच कहूँ, जब भी मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचती हूँ, मेरे दिमाग में चार्ट्स, ग्राफ्स और बहुत सारे मुश्किल शब्द घूमने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका राज उस सब में नहीं बल्कि सादगी में छिपा हो। और यही सवाल इस किताब के पूरे दृष्टिकोण को इतना दिलचस्प बनाता है। ये फाइनेंस को सिर्फ नंबरों के खेल से निकालकर हमारी रोजमर्रा की आदतों से जोड़ता है, साइकोलॉजी से जोड़ता है। बिल्कुल। ये कहता है कि समस्या गणित में नहीं, हमारे दिमाग में है। पैसे को लेकर जो एक डर है, एक उलझन है, ये उसे कम करने की एक कोशिश है। तो चलिए इस दावे की गहराई में उतरते हैं। किताब का जो सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है वो कहता है कि पैसा तब तक काबू में नहीं आता जब तक उसे साफ साफ हिस्सों में बांटा ना जाए। हाँ, और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे अपनी ही आदत याद आ गई। मेरी सैलरी एक ही अकाउंट में आती है और महीने के अंत तक मुझे पता ही नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। ये ज्यादातर लोगों की कहानी है। और लेखक इसी समस्या का एक बहुत ही सरल हल देते हैं, 3 अलग-अलग बकेट्स। हाँ, और ये बकेट्स का आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर उतना ही शक्तिशाली है। अच्छा, ये सिर्फ पैसों को व्यवस्थित करने के बारे में नहीं है, ये असल में हर रुपए को एक काम सौंपने जैसा है। हर रुपए को एक जॉब देना। एग्जैक्टली। सोचिए, एक बकेट है आपके रोज के खर्चों के लिए, डेली एक्सपेंस। दूसरा है छोटी मोटी बचत या मौज मस्ती के लिए, और तीसरा है लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए, मतलब निवेश। पर क्या इससे जिंदगी और मुश्किल नहीं हो जाएगी? मतलब अलग अलग अकाउंट्स को मैनेज करना, पैसों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, ये थोड़ा ज्यादा काम नहीं लगता? शुरुआत में शायद 1-2 दिन लगे, लेकिन ये उस दिमागी बोझ से कहीं कम है जो हम हर रोज उठाते हैं। किस तरह के बोझ की बात करें आप? देखिए, जब सारा पैसा एक ही ढेर में पड़ा होता है तो हर बार कुछ खर्च करने से पहले दिमाग में एक लड़ाई चलती है। क्या मैं ये कॉफी खरीद सकती हूँ? अगर ये खरीद लिया तो महीने के अंत में किराया देने के लिए पैसे बचेंगे। हाँ, ये तो होता है, एक अपराध बोझ सा होता है। बिल्कुल, ये लगातार चलने वाली चिंता थका देती है। बकेट सिस्टम इस डिसीजन फटीग को ही खत्म कर देता है। मतलब ये एक तरह से पैसों को ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। सही पकड़ा। आपने एक बार नियम बना दिया कि सैलरी का 60% खर्च के लिए है, 20% बचत के लिए और 20% निवेश के लिए। फिर जब पैसा आता है वो अपने अपने बकेट में चला जाता है और फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डेली एक्सपेंस वाले बकेट में पैसा है तो आप बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं। कोई गिल्ट नहीं। कोई गिल्ट नहीं। ये मानसिक स्पष्टता देता है। और इसका एक और बड़ा फायदा है, ये हमें हमारे खर्चों को लेकर ईमानदार बनाता है। वो कैसे? जब पैसा एक ही जगह होता है तो हम अपनी छोटी छोटी फिजूल खर्चियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब डेली एक्सपेंस वाले बकेट का पैसा महीने की 20 तारीख को ही खत्म होने लगता है तो ये एक आईना दिखाता है, बताता है कि कहीं तो गड़बड़ है। बिल्कुल, ये आपको सुधार करने के लिए मजबूर करता है। ये ऐसा है जैसे किचन में नमक, चीनी और मिर्च के डिब्बे अलग अलग हों। सब मिला देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा डाल रहे हैं। ये उदाहरण बहुत सटीक है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ कि अपने पैसे के ढेर को मतलब कि छोटी छोटी बाल्टियों में बांट लो। इससे कंट्रोल और क्लैरिटी आती है। लेकिन मान लीजिए हमने ये सिस्टम बना भी लिया, पर अचानक जिंदगी में कोई तूफान आ जाए तो, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब तो ये पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। हाँ, और यहीं पर शायद दूसरा सिद्धांत काम आता है। और ये वो सिद्धांत है जिसे ज्यादातर लोग, खासकर युवा, सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हाँ, और सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अटपटा भी लगता है। स्रोत कहता है निवेश करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। हम सबने सुना है कि जल्दी निवेश शुरू करो, कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाओ। बिल्कुल। अगर हम महीनों तक पैसा बस एक अकाउंट में पड़ा रहने दें जहां वो बढ़ भी नहीं रहा, तो क्या हम अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं? महंगाई तो उस पैसे की कीमत को वैसे ही कम कर रही है। एग्जैक्टली। यह एक बहुत ही जायज सवाल है और यही वो दुविधा है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे मुनाफे की चाह में सुरक्षा को भूल जाते हैं। मतलब? इसे ऐसे समझिए कि आप एक मजबूत घर बना रही हैं,
बकेट्स उस घर की नींव हैं, लेकिन बिना दीवारों के सिर्फ नींव किसी काम की नहीं है। इमरजेंसी फंड वही दीवारें हैं। जो आपकी आर्थिक जिंदगी को बाहरी झटकों से बचाती हैं। सही। लेकिन दीवारें बनाने में तो समय और पैसा लगता है, जिसमें कोई इमीडिएट रिटर्न नहीं दिखता। बिल्कुल, और यही इसका असली मकसद है। इमरजेंसी फंड का काम आपको अमीर बनाना नहीं है, बल्कि आपको गरीब होने से बचाना है। बिल्कुल सही। या आपकी लंबी अवधि की निवेश योजनाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। एक सिचुएशन सोचिए, आपने बहुत मेहनत से शेयर बाजार में पैसा लगाया। ठीक है। बाजार अचानक 30% गिर जाता है और ठीक उसी वक्त आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, जिस पर 50,000 रुपए का खर्च है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करेंगे? मुझे मजबूरी में अपने गिरे हुए निवेश को नुकसान में बेचना पड़ेगा। ठीक यही होता है। इससे आपको दोहरा नुकसान होता है। एक तो निवेश समय से पहले टूट गया, और दूसरा वो भी भारी नुकसान में। सही। इमरजेंसी फंड वही स्टेपनी है जो आपको ऐसी स्थिति में अपनी गाड़ी का इंजन बेचने से बचाती है। वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो आपको शांति से निवेशित रहने की ताकत देता है। अच्छा। जब आपको पता होता है कि आपके पास 3 से 6 महीने के खर्चों के लिए पैसा सुरक्षित है, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। आप अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर टिके रह पाते हैं। और असल में दौलत बनाने का सबसे बड़ा रहस्य तो वही है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के निवेशों को बचाने के बारे में भी है। ये एक तरह का इंश्योरेंस है जो आप अपनी ही निवेशों के लिए खरीदते हैं। क्या बात है, आपने तो पूरा सार एक लाइन में कह दिया। ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। ये पैसा बेकार पड़ा है वाली सोच को, ये पैसा मेरे भविष्य की रक्षा कर रहा है में बदल देता है। और यही इसका सार है, सुरक्षा पहले मुनाफा बाद में। ये शायद उतना रोमांचक ना लगे, लेकिन लंबी रेस में यही आपको विजेता बनाता है। ठीक है, मैं इस फाइनेंशियल किलेबंदी के विचार से सहमत हूँ। नींव डालने के लिए बकेट्स बना लिए और उसे बचाने के लिए दीवारों के तौर पर इमरजेंसी फंड खड़ा कर दिया। अब किले के अंदर दौलत कैसे बढ़ाई जाए, अब निवेश की बात आती है। और यहीं पर फाइनेंस की दुनिया और भी डरावनी हो जाती है। इतने सारे विकल्प, इतने जटिल नाम, जैसे सुपर ऑप्टिमाइज्ड डायनामिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। हाँ बिल्कुल, ये नाम सुनने में ऐसा लगता है कि इसे समझने के लिए एक अलग डिग्री लेनी पड़ेगी। और शायद उनका मकसद भी यही होता है। शायद। और यहीं पर किताब का तीसरा और शायद सबसे सुकून देने वाला संदेश सामने आता है। और वो है, सादगी में ही शक्ति है। हाँ, स्रोत साफ तौर पे कहता है कि लंबे समय में सरल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे इंडेक्स फंड्स अक्सर जटिल प्रोडक्ट्स से ज्यादा भरोसेमंद और फायदेमंद साबित होते हैं। और ये उस आम धारणा को सीधी चुनौती देता है कि ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमें किसी जीनियस फंड मैनेजर की जरूरत है जो हमारे लिए हीरे खोज कर निकालेगा। ये धारणा फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने बहुत चतुराई से बनाई और बेची है। हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम खुद से स्मार्ट फैसले नहीं ले सकते और हमें विशेषज्ञों की जरूरत है जो बाजार को हरा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस सादगी के पीछे बहुत गहरा तर्क है। और वो क्या है? मेरा मतलब, अगर कोई विशेषज्ञ अपना पूरा समय और दिमाग लगाकर मेरे पैसे को मैनेज कर रहा है, तो उसे एक साधारण से इंडेक्स फंड से बेहतर प्रदर्शन करना ही चाहिए, है ना? कागज पर तो यही लगता है, लेकिन असल दुनिया में 2 बड़ी बाधाएं हैं। ओके। पहली और सबसे बड़ी बाधा है लागत, यानी फीस। अच्छा। वो जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी सेवा के लिए मोटी फीस लेते हैं। ये फीस हर साल आपके रिटर्न से कटती रहती है, चाहे फंड ने मुनाफा कमाया हो या नुकसान। ये दीमक की तरह है। बिल्कुल, ये धीरे धीरे आपके रिटर्न को खा जाती है। वहीं इंडेक्स फंड जैसे सरल प्रोडक्ट्स की फीस न के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मैनेज करने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं, वो तो बस पूरे बाजार की नकल करते हैं। मतलब ये कछुए और खरगोश वाली कहानी जैसा है। खरगोश यानी एक्टिव फंड तेजी से दौड़ता है, लेकिन रास्ते में थक कर या फीस की वजह से रुक जाता है। और कछुआ यानी इंडेक्स फंड धीरे धीरे लेकिन लगातार चलकर जीत जाता है। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। और दूसरा कारण है पारदर्शिता और नियंत्रण। इसका क्या मतलब? जब आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आपको साफ साफ पता होता है कि आपका पैसा देश की टॉप 50 या 500 कंपनियों में लगा हुआ है। कोई छिपा हुआ खेल नहीं है। सही। लेकिन कई जटिल प्रोडक्ट्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपका पैसा असल में कहां और कैसे काम कर रहा है। ये अनिश्चितता डर पैदा करती है, खासकर जब बाजार में घबराहट का माहौल हो। और सादगी आपको नियंत्रण का एहसास देती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक भी आम लोगों के लिए हमेशा कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स की ही सलाह देते हैं। अच्छा, वो भी यही कहते हैं? हाँ,
ऐतिहासिक डेटा भी यही दिखाता है। लंबे समय में ज्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हराने में नाकाम रहते हैं, खासकर फीस को ध्यान में रखने के बाद। औसत रिटर्न को आसानी से पा सकते हैं तो ज्यादा फीस देकर उसे हराने का जोखिम क्यों उठाएं? जिसमें सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही मुक्त कर देने वाला विचार है। आपको फाइनेंशियल जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बाजार की हर खबर पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सरल अनुशासित तरीका अपनाना है और उस पर टिके रहना है, और यही इस पूरे दृष्टिकोण का सार है। ये फाइनेंस को एक ऐसी डरावनी पहेली से निकालकर एक ऐसी आदत बनाता है जिसे कोई भी अपना सकता है। सही। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ पिरोएं, तो तस्वीर ये बनती है कि पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक शांत और अनुशासित सफर है। और इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, अपने पैसे को काम सौंपकर उस पर नियंत्रण पाओ, यानी अलग अलग बकेट्स बनाकर एक सरल सिस्टम तैयार करो जिससे हर रुपए का एक मकसद हो और दिमागी उलझन कम हो। दूसरा, मुनाफे की दौड़ में शामिल होने से पहले अपनी सुरक्षा का किला बनाओ। एक इमरजेंसी फंड तैयार करो जो तुम्हें जिंदगी के तूफानों से बचाएगा और तुम्हें घबराहट में गलत फैसले लेने से रोकेगा। ये तुम्हारे भविष्य के निवेशों का सबसे अच्छा बीमा है। और तीसरा, जब निवेश करने का समय आए तो जटिलता के जाल से बचो। सरल, पारदर्शी और कम लागत वाले प्रोडक्ट्स चुनो जिन्हें तुम समझती हो, क्योंकि लंबे समय में सादगी अक्सर जटिलता पर भारी पड़ती है। ये सब दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए विशेषज्ञ होने की नहीं, बस एक अनुशासित इंसान होने की जरूरत है। यहाँ मेरे मन में एक आखिरी विचार आ रहा है। बताइए। स्रोत में पैसे को संभालने के सिस्टम को सरल बनाने पर जोर दिया गया है, जो कि बेहद जरूरी पहला कदम है। लेकिन क्या अगला और शायद ज्यादा गहरा कदम पैसे के साथ हमारे रिश्ते को सरल बनाना हो सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक सरल और ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है, तो हम रोज रोज पैसे की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। ये हमारे दिमाग को उस उलझन से आजाद करता है। तो क्या ये आजादी हमें ये सोचने का मौका देती है कि धन का असली मकसद सिर्फ उसे जमा करना नहीं बल्कि कुछ और है? जब सिस्टम सरल हो जाता है तो क्या हम इस बड़े सवाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि ये पैसा हमारी जिंदगी में क्या भूमिका निभाएगा? क्या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, आजादी के लिए है, या दूसरों की मदद करने के लिए है? सिस्टम तो बस एक जरिया है। हाँ, पर उस जरिए से हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? शायद असली सफर तो इस सवाल का जवाब ढूंढना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।